हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस कोचिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जनजातियां। मध्य प्रदेश में जनजातियों को डिस्कस करेंगे आज हम, और हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार की जनजातियां हैं और उनकी जनसंख्या क्या है। अगर मध्य प्रदेश में जनजातियों को देखने से पहले हम जनजातियों की परिभाषा को देखेंगे कि जनजाति की क्या परिभाषा है। अगर जनजातियों की परिभाषा की बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 366 है और 366 का जो खंड 25 है, खंड 25 में उन वर्गों और वर्गों के समूह को हम जनजाति मानेंगे जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 366 के खंड 25 में जनजातियों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 366 के खंड 25 में जनजातियों की परिभाषा दी गई है, और परिभाषा यह है कि उन वर्गों या वर्गों के समूह को जनजाति माना जाएगा जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है, उन्हें ही हम क्या मानेंगे, जनजाति मानेंगे। तो ये जनजाति की परिभाषा थी। अब हम जनजातीय जनसंख्या को देखेंगे। भारत और मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या कैसी है। तो इधर अगर मैं बात करूं जनजातियों की, तो यहाँ जनजाति जो है मध्य प्रदेश की और भारत की जनजातीय जनसंख्या को देखेंगे। सबसे पहले हम देखें तो भारत की मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है। मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो है 7,26,809, 7,26,26,809 जो है आपको देखने को क्या मिलेगी, मध्य प्रदेश में जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या आपको कितनी मिलेगी देखने को, तो वो मिलेगी 7,26,26,809। वहीं अगर हम भारत की अगर जनसंख्या देखें तो वो लगभग कितनी है, 121 करोड़ के लगभग है 2011 के अनुसार। किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं अगर हम जनजातियों की बात करें, जनजातीय जनसंख्या को देखें, जनजातीय जनसंख्या को देखें तो वो कितनी है, 1,53,00,000। ठीक है, 1,53,00,000 है जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में। कितनी है, 1,53,00,000। और भारत में वही जनजातीय जनसंख्या कितनी है, 10,43,00,000। 10,43,00,000। ठीक है, 10,43,00,000 जनसंख्या जो है किसकी है, जनजातियों की है। कहां पर, भारत में। ठीक है, भारत में। अगर हम इसके प्रतिशत की बात करें, मध्य प्रदेश में इसका कितना प्रतिशत है जनसंख्या का। ठीक है, जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है मध्य प्रदेश में, जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में निवास करती है, तो वो है लगभग 21.1%। ठीक है, 21.1% जनसंख्या आपको देखने को कहां मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में मिल जाएगी, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की। ठीक है, अगर वही भारत में अगर हम देखें जनसंख्या प्रतिशत, तो भारत में जो जनसंख्या प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 8.6%। 8.6% में देखने को मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि जनजातियां और जनजातियों में मध्य प्रदेश और भारत का कंपैरिजन देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है, तो 7,26,26,809 है। 7,26,26,809 जो है कुल जनसंख्या है कहां पर, मध्य प्रदेश में। वहीं भारत के अंदर जनसंख्या देखें, कुल जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 121 करोड़ के लगभग है। ठीक है, जनजातीय जनसंख्या देखें, कितनी जनजातियां जो है निवास करती है मध्य प्रदेश में, तो वो है 1,53,00,000 है। कितनी है, 1,53,00,000। भारत में जनजातियां कितनी हैं, 10,43,00,000। अगर जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत देखें, ठीक है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 21.1% है। कितनी है, 21.1%। वही भारत में अगर हम जनजातीय जनसंख्या को देखें तो भारत में आपको कितनी देखने को मिल जाएगी, 8.6% देखने को मिल जाएगी। अगर इसको हम भारत की कुल जनसंख्या, भारत की जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत में मध्य प्रदेश की जनसंख्या को देखें। ठीक है, भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या में मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे। ठीक है, भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या और मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो वो कितना आएगा आपका 14.69% आएगा। ठीक है, इतना 14.69%। तो भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या और मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना निकलेगा, 14.69% निकलेगा। ठीक है, 14.69% निकलेगा। अब मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं वो लगभग कितने प्रकार की है, तो 47 प्रकार की जनजातियां आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। कितने प्रकार की, 47 प्रकार की जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती है, 47 प्रकार की। अब हम जनजातियों के परिवार को देख लेते हैं। ठीक है, जनजातीय परिवार को देखेंगे। तो जनजातीय परिवार में अगर हम देखें, अगर हम जनजातीय परिवार को देखें तो दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं जनजातियों में। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियों में कितने प्रकार के पाए जाते हैं जनजातीय परिवार, तो जनजातीय परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक कौन कौन से, एक होता है द्रविड़ परिवार, ठीक है, द्रविड़ परिवार, और एक है कोलोरियन परिवार, कोलेरियन परिवार। तो मध्य प्रदेश की 3 ऐसी जनजाति है जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। कितने, द्रविड़ परिवार से, और 44 जनजातियां ऐसी है जो कोलोरियन परिवार से संबंधित है। कौन से परिवार से, कोलोरियन। सिर्फ 3 जनजातियां हैं जिसमें आपकी आ जाएगी गोंड, भील और बिंझावर। ठीक है, ये तीनों जनजातियां जो है द्रविड़ परिवार से संबंधित है। कौन से परिवार से, द्रविड़ परिवार से। वही कोलोरियन परिवार से कितनी है, तो 44 जनजातियां जो है कोलोरियन परिवार की है। तो कुल मिलाकर टोटल कितनी जनजातियां हैं, 47 प्रकार की जनजातियां हैं। 47 में से 44 जो है वो कोलोरियन परिवार की है और 3 जो है वो किससे संबंधित है, द्रविड़ परिवार की जनजातियां हैं। द्रविड़ परिवार में भी 3 कौन कौन सी है, तो गोंड, भील और बिंझावर जनजाति। ठीक है, गोंड, भील और बिंझावर। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। मध्य प्रदेश की जो बड़ी जनजाति है उसका नाम है भील। क्या नाम है, भील। और भारत की यही भील भारत की कौन सा नंबर की है, भारत की दूसरी बड़ी है। ठीक है, भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। भारत की कौन सी बड़ी है, दूसरी बड़ी जनजाति है। फिर भारत की पहली बड़ी कौन सी है, तो भारत की पहली बड़ी जो जनजाति है, दूसरी बड़ी तो भील है, पहली बड़ी जो जनजाति है वो है गोंड। ठीक है, चलो, तो ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की बड़ी जनजाति का नाम बताइए, भील। मध्य प्रदेश की बड़ी जनजाति क्या नाम है, भील। और भारत की कौन से नंबर में आएगी भील, तो दूसरी बड़ी जनजाति है। भारत की कौन सी बड़ी, दूसरी बड़ी जनजाति का नाम क्या है, भील। वही भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है, गोंड है। क्या नाम है, गोंड। दूसरी बड़ी का नाम बताइए, तो दूसरी बड़ी कौन सी होगी, भील होगी। तो ये है मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित कुछ फैक्ट है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जनजातियों के समूह के आने के क्रम को देखेंगे। तो भारत में जो जनजातियों के समूह, जो भारत में जनजातियों का जो समूह आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जो जनजातियों का समूह आया है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो कौन सी जनजातीय समूह जो भारत में आया, तो उसका नाम है निग्रो। क्या नाम है उसका, निग्रो। ठीक है, निग्रो जनजातीय समूह पहले भारत में आया, और निग्रो के बाद, निग्रो जनजातीय समूह के बाद निग्रो जनजातीय समूह, और निग्रो जनजातीय समूह के बाद फिर कौन सा आया है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, कौन सा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के बाद फिर कौन सा जनजातीय समूह आया है, तो उसका नाम है भूमध्य सागरीय। क्या नाम है उसका, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय के बाद जो आता है उसका नाम है नाडिक। ठीक है, उसका नाम क्या है, नाडिक।
और नार्डिक के बाद जो सबसे लास्ट में आता है उसका नाम है मंगोलाइड। ठीक है, भूमध्य सागरीय के बाद सबसे पहले कौन आया? निग्रो जनजातीय समूह, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाई जनजातीय समूह, उसके बाद फिर कौन आया? भूमध्य सागरीय जनजातीय समूह, एंड देन नार्डिक, और फिर आता है मंगोलाइड जनजातीय समूह। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की स्थिति में कि कहां पर ये इस तरीके के समूह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा भारत है, और भारत में सबसे पहले हमने जो जनजातीय समूह देखा है उसका नाम निग्रो है, और वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? केरल और अंडमान निकोबार में। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा? केरल और अंडमान निकोबार। ठीक है, तो केरल और अंडमान निकोबार में सबसे पहले कौन सा जनजातीय समूह आया? तो उसका नाम है निग्रो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है हमको कहां पर देखने को मिलेगा? मध्य भारत वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कहां पर? मध्य भारत वाले क्षेत्र में। फिर भूमध्य सागरीय हमको कहां देखने को मिलेगा? तो भूमध्य सागरीय हमें देखने को मिलेगा उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है वहां पर भूमध्य सागरीय जनजातीय समूह हमको देखने को मिलेगा। और नार्डिक जो है हमको कहां देखने को मिलेगा? नार्डिक तो पश्चिम उत्तर भारत में। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत अगर आप देखेंगे तो पश्चिमोत्तर भारत में आपको देखने को क्या मिलेगा? नार्डिक जनजाति। वही जनजातीय समूह है ये। ठीक है, ये क्या है? जनजातियों के आने का क्रम है। जनजातियों के आने का क्रम। जनजातियों के आने का क्रम है। ठीक है ना? कहां पर? तो भारत में। भारत में जनजातियों के आने का क्रम। मंगोलाइड जनजाति की बात करें तो ये आपके पूर्वोत्तर भारत में आएगा। कहां पर? पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो कि जिनकी मुंह चपटा और नाक लंबी, नाक चपटी, मुंह लंबा लंबा सा दिखाई देता है, नाक चपटी। तो इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, है ना? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, इस क्षेत्र में आपको कौन सा वाला देखने को मिलेगा? तो मंगोलाइड देखने को मिल जाएगा। कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी? तो मंगोलाइड देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना? फिर यही आप अगर उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत में आपको कौन सा जनजाति देखने को मिल जाएगा? तो भूमध्य सागरीय देखने को मिल जाएगी। कौन मिल जाएंगे देखने को? भूमध्य सागरीय। यहीं पे अगर आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर, तो आपको कौन से देखने को मिल जाएंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, और अगर आप इधर केरल में, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ आपको दोनों जगह पे कौन से देखने को मिल जाएगा? तो निग्रो जनजातीय समूह देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? निग्रो। ठीक है, ये केरल है और ये आपका अंडमान निकोबार भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी निग्रो देखने को मिलेगा। फिर नार्डिक जनजाति की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर पश्चिमोत्तर भारत यही है, और इस पश्चिमोत्तर भारत में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, है ना? ये वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति देखने को मिले, जनजाति समूह मिलेगा देखने को? तो नार्डिक जनजातीय समूह देखने को मिलेगा। ठीक है, नार्डिक। तो सबसे पहले कौन आया था? तो निग्रो आए थे। निग्रो कहां पर? केरल, और निग्रो आए थे, और निग्रो कहां पर देखने को मिल रहा है? केरल और अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में। फिर कौन आ रहे हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आ रहे हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहां पर देखने को मिलेंगे? मध्य भारत में। और मध्य भारत में देखने को मिलेंगे, इसका मतलब ये कहां पर देखने को मिलेंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड? एमपी में। ठीक है ना? तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस जनजातीय समूह, कौन सी जनजातीय समूह पाया जाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा जनजातीय समूह पाया जाता है? तो क्या आंसर लगाएंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजातीय समूह पाया जाता है। वहीं अगर वो पूछ ले कि केरल और अंडमान निकोबार में कौन सा पाया जाता है, तो निग्रो जनजातीय समूह देखने को मिलेगा। और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, उत्तराखंड वगैरह, है ना, जम्मू कश्मीर, और इधर क्या देखने को मिल जाएगा? भूमध्य सागरीय जनजातीय समूह हमको देखने को मिलेगा। मंगोलाइड वाले जो है वो किधर देखने को मिलेंगे? मंगोलाइड जनजातीय समूह, तो वो हमको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगा, जिसमें मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, ठीक है, असम है, मेघालय है, उन क्षेत्रों में हमको मंगोलाइड जनजातीय समूह देखने को मिलेगा। नार्डिक जनजातीय समूह कहाँ मिलेगा? गुजरात, राजस्थान, ठीक है, पंजाब, इन क्षेत्रों में, पश्चिम जो भारत है उसमें आपको देखने को ये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने जनजातियों के आने के क्रम को समझा है। अब हम
अब हम जनजातियों के वर्गीकरण को देखेंगे। जनजातियों के वर्गीकरण को अगर हम देखें तो जनजातियों के वर्गीकरण को हमने कितने भागों में, 3 भागों में बांट रखा है। ठीक है, क्या देखना है हमको, जनजातियों का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में जनजातियों का जनजातीय वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्गीकरण, मध्य प्रदेश में किसको देखना है, जनजातीय वर्गीकरण को देखना है। तो जनजातीय वर्गीकरण मध्य प्रदेश में कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं जिसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों को हमने बांट रखा है? तो वो 3 भाग है। एक तो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक, उसके बाद कौन सा क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। ठीक, दक्षिणी क्षेत्र के बाद हम देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। वही एक भाग और चौथा भाग भी हमने बांट के रखा है जिसको हम कह सकते हैं उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र। चलो, तो इस प्रकार से जनजातियों का वर्गीकरण कितने भागों में देखने को मिल रहा है हमको, 4 भागों में। पहले नंबर पे क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उसके बाद में दक्षिणी क्षेत्र, तीसरे नंबर पे पश्चिमी क्षेत्र और फिर क्या है, उत्तरी क्षेत्र। अगर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें, तो इसमें हमें कौन सी जनजातियां देखने को मिल जाएगी? तो इसमें हमको देखने को मिल जाएगी कोल, पनिका। ठीक है, कोल है, पनिका है, कोल पनिका। उसके बाद में हमको देखने को मिल जाएगी अगरिया है, कोल पनिका अगरिया, माड़िया। इस तरीके की जनजाति हमको कहां देखने को मिलेगी? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। किसके? तो मध्य प्रदेश के। किसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में? मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी। अभी हम डायग्राम से भी समझ लेंगे। फिर दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र में हमको कौन सी जनजातियां देखने को मिलेगी? तो उसमें आ जाएगी आपकी गोंड, बेगा, कोरकू। ठीक है, गोंड, बेगा, कोरकू, भारिया, हलवा। वैसे तो मुख्यतः हलवा जो जनजाति है, हलवा जनजाति हमको कहां देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ की मुख्य जनजाति है, लेकिन इसको मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र में देखने को हलवा जनजाति मिल जाती है। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें दक्षिणी क्षेत्र में आती है और दक्षिणी क्षेत्र के कुछ जिले हैं जैसे कि बालाघाट। तो बालाघाट में भी आपको देखने को क्या मिल जाएगी? हलवा जनजाति देखने को मिल जाएगी। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो पश्चिमी क्षेत्र में केवल एक ही जनजाति देखने को मिलती है और वो जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। और भारत की कौन सी है? दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, अगर उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में हमको 2 जनजातियां देखने को मिलती हैं। एक का नाम है सहरिया और एक खेरवार। ठीक है, कत्था बनाने वाली जनजाति किसे कहते हैं? तो खेरवार को कहते हैं। ठीक है, खेरवार जनजाति कौन सी वाली जनजाति है? ये कत्था बनाने वाली जनजाति है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कत्था बनाने वाली जनजाति। ठीक है, कत्था बनाने वाली जनजाति क्या नाम है? खेरवार जनजाति। खेर के वृक्ष से कत्था बनाते हैं ये खेरवार जनजाति। तो हमने क्या देखा? मध्य प्रदेश में जनजातियों का वर्गीकरण देखा। मध्य प्रदेश में जनजातियों का वर्गीकरण कितने भागों में? 4 भागों में देखने को मिलता है। एक है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखें तो कोल, पनिका, ठीक है, अगरिया, माड़िया, ये देखने को हमको मिलता है। दक्षिणी क्षेत्र में देखें गोंड, बेगा, कोरकू, भारिया, हलवा, ये जनजातियां हमको देखने को मिलती है। पश्चिमी क्षेत्र में केवल एक जनजाति देखने को मिलती है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जिसका नाम क्या है? भील। वहीं उत्तरी क्षेत्र में अगर हम देखें तो 2 जनजातियां देखने को मिलती है, एक सहरिया और एक खेरवार। ठीक है, खेरवार जनजाति जो है कत्था बनाने वाली जनजाति है। अब इसको डायग्राम में समझ लेते हैं मध्य प्रदेश के। ठीक, ये हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का सबसे पहले हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये वाला है। ठीक है,
और इस उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में, इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमको कौन कौन सी जनजाति देखने को मिल जाएगी? कोल, पनिका, अगरिया, माड़िया, ये जनजाति हमको देखने को मिल जाएगी। वही ये मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र देखने को मिलेगा? तो ये मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी क्षेत्र। और इस दक्षिणी क्षेत्र में हमको गोंड, बेगा, कोरकू, भारिया, हलवा और हलवा जनजाति हमको बालाघाट में देखने को मिलेगी। वैसे कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। फिर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र होगा? ये यहाँ से यहाँ तक, ये मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र होगा? ये होगा आपका पश्चिमी क्षेत्र। और इस पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी? भील जनजाति देखने को मिलेगी। कौन सी? भील जनजाति देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें उत्तरी क्षेत्र की तो ये उत्तरी क्षेत्र होगा। और इस उत्तरी क्षेत्र में दो जनजातियां हैं, एक का नाम सहरिया और एक खेरवार है, जो कि कत्था बनाने वाली जनजाति है। तो ये था जनजातियों का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में जनजातियां जो है 4 भागों में बटी हुई है, उत्तरी, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे की जो बातें हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियां। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ जनजातियों को आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ जनजातियों को आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो उन आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियों को देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियां किस आधार पर घोषित की जाती है, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न भी आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से वे आधार हैं जिनके आधार पर हम आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियां घोषित करते हैं। ठीक है, या मध्य प्रदेश सरकार घोषित करती है। तो वे आधार को देखेंगे सबसे पहले। तो ऐसे 3 आधार हैं जिनके आधार पर आप क्या करेंगे? आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियां घोषित करेंगे। ठीक है, तो वे 3 आधार में सबसे पहला आधार है इनका शिक्षा का स्तर कैसा हो? शिक्षा का स्तर निम्न हो। कैसा स्तर हो? शिक्षा का निम्न स्तर हो। ठीक, और दूसरा हम देखेंगे कि इनकी जो कृषि की पद्धति है, कृषि करने की जो पद्धति है, ठीक है, कृषि करने की जो पद्धति हो वो कैसी हो? पुरानी हो या फिर पुरातन हो। पुरानी अर्थात पुरातन अर्थात पुरानी हो। कृषि पद्धति कैसी हो? पुरानी हो। ये पुरानी पद्धति के हिसाब से क्या कर रहे हैं? अभी तक कृषि कर रहे हैं। इन्होंने कोई भी नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अभी तक इसमें, कृषि में अभी भी पुरानी तरकीब से ही क्या कर रहे हैं? कृषि या किसानी कर रहे हैं। फिर दूसरी बात करें तो इनकी जनसंख्या, इनकी जो जनसंख्या है या तो घटती हो या तो कैसी हो? घट रही हो। इनकी जनसंख्या क्या हो? घट रही हो, या फिर इनकी जनसंख्या घट रही हो या तो स्थिर हो। ठीक है, तो ये 3 आधार है। इन तीनों आधार के बेसिस पे या इन तीनों आधार के हिसाब से हम क्या करेंगे? आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियां घोषित कर देंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हीं 3 आधारों पर क्या करा है? आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियां घोषित की गई है। कौन कौन से आधार हैं? तो शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। मतलब इनके पास कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अनपढ़ होने चाहिए। तो शिक्षा का स्तर कैसा हो? निम्न हो। ऐसी जनजाति क्या कहलाएगी? आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति कहलाएगी। वही अगर वो कृषि कर रहे हैं, वैसे भी जनजातियां जो कृषि के ऊपर ही जीती है और इनकी जो कृषि करने का आधार है वो केवल और केवल कैसा है? पुराना है। पुराने जमाने में जो कृषि करने का जो तरीका था उसी को चल रहे हैं। और इनके अंदर, जनजातियों के अंदर जो कृषि करने का तरीका है वो कैसा है? स्थानांतरित तरीका है, जिसको बोलते हैं झूमिंग कृषि। तो ये कैसी कृषि करते हैं? झूमिंग कृषि करते हैं। तो पुरानी पद्धति से अगर कृषि कर रहे हैं तो भी हम इनको क्या कह सकते हैं? आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति। वही इनकी जनसंख्या की बात करें, अभी पुरानी पद्धति से क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, तो इनका जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो रहा है और इसीलिए इनकी जनसंख्या क्या हो रही होगी? घट रही होगी, या तो जनसंख्या स्थिर हो गई होगी, बढ़ नहीं रही होगी। ठीक है, तो जनसंख्या का स्तर अगर ऐसा हो कि घटता हो या फिर स्थिर हो, तो इस तरीके से हम इसको क्या मानेंगे? आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियां। तो मध्य प्रदेश सरकार ने
मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी 3 जनजातियों को घोषित किया है आपदाग्रस्त। कितनी जनजातियों को ऐसा घोषित किया है? 3 जनजातियों को। तो वो 3 जनजातियां कौन कौन सी है? तो एक का नाम क्या है? बेगा है, ठीक है, एक जनजाति जिसका नाम क्या है? बेगा। दूसरी है भारिया, ठीक, और तीसरी जिसका नाम है सहरिया, ठीक है। बेगा, भारिया, सहरिया, ये तीनों जनजातियां जो है आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियां हैं। कैसी है? आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियां हैं। अब इनकी जनसंख्या देख लेते हैं। आपदाग्रस्त और पिछड़ी आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियों की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या अगर देखें तो वो हमारे पास कितनी है? 5,51,000 है। कितनी है? 5,51,000, ठीक है, ये इनकी जनसंख्या है। वहीं अगर हम प्रतिशत में देखें, इनका जनसंख्या प्रतिशत देखें तो वो कितना है आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियों का? तो प्रतिशत है 4.51%। कितना है? 4.51% है, 2, ठीक है। तो ये थी आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजातियां। अब हम एक एक जनजातियों के बारे में डिस्क्रिप्शन में देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं भील जनजाति के बारे में। हम जनजातीय मध्य प्रदेश की जनजातियों को पढ़ रहे हैं और हम जो पहली जनजाति जिसका नाम भील जनजाति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भील जनजाति के बारे में बता दूं, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। प्रश्न आएगा परीक्षा में कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, तो उसका नाम होगा भील। और भारत की कौन से नंबर की है? तो भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है और भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है भील। इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत के एक शब्द बिल्ल से होती है और बिल्ल का मतलब होता है तीर धनुष, ठीक है। बिल्ल का अर्थ होता है तीर धनुष और तीर धनुष चलाने में ये जो जनजाति है निपुण होती है, इसे अच्छे से तीर धनुष चलाना आता है। तो तीर धनुषधारी जनजाति का नाम बताइए, तो वो होगी भील। आगे चलते हैं। ये जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, जिसमें धार, बड़वानी, है ना, अलीराजपुर, झाबुआ, ये वाले जिले आ जाएंगे। फिर अगर बात करें इस भील जनजाति की उपजातियों की, तो भील जनजाति की उपजातियों को अगर हम देखें तो उसमें आपकी भील, बारेला, पटेलिया, ठीक है, बेगाज, रथियास, इस तरीके की उपजातियां आपको देखने को मिल जाएगी भील की। भिलाला, बारेला, पटेलिया, बेगाज, रथियास, ये आपको देखने को मिलती है उपजातियों में। इसके बाद प्रश्न आएगा कि भील जनजाति के नृत्य बताइए। तो भील जनजाति के नृत्य में सबसे प्रमुख नृत्य होगा भगोरिया, ठीक है। कौन सा नृत्य? भगोरिया। भगोरिया एक नृत्य भी है, भगोरिया एक पर्व भी है, ठीक है। होली से 8 दिन पहले ये जो पर्व है मनाया जाता है भगोरिया, ठीक है। और इसी भगोरिया पर्व में भगोरिया नृत्य किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। इसमें नृत्य में आपको भगोरिया है, डोहा है, बड़वा है, घूमर, गोरी, है ना, बड़वा, घूमर, गोरी। ये घूमर नृत्य जो आप जानते हो, तो जो घूमर राजस्थान में जो चलता है वो नृत्य जो है भील जनजाति ने ही स्टार्ट किया है और भील जनजाति सबसे पहले करती है इस घूमर नृत्य को। तो भील जनजाति में भी घूमर नृत्य प्रसिद्ध है। तो भगोरिया, डोहा, घूमर, बड़वा और गोरी, ये सब भील जनजाति के नृत्य हैं। पर्व की बात करें तो सबसे प्रमुख पर्व जो बता दिया आपको मैंने भगोरिया है, और भगोरिया होली के 8 दिन पहले शुरू होता है। और इस भगोरिया नृत्य पर लड़का लड़की को अगर गुलाल लगा दे या लड़की लड़के को गुलाल लगा दे तो समझ लो कि उन दोनों की शादी हो जाती है। और इस भगोरिया नृत्य को हम क्या कहते हैं? प्रणय पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणय पर्व भी कहते हैं भगोरिया नृत्य को। भील जनजाति के अंदर ये प्रसिद्ध है। चलावानी, जात्रा और गल, ये भी कुछ प्रमुख पर्व हैं भील जनजाति के। फिर अगर हम बात करें भील जनजाति के बारे में, तो भील जनजाति के अंदर विवाह की बात करें तो भील जनजाति में गंधार विवाह या फिर और भी जो विवाह वो सब प्रसिद्ध है, लेकिन प्रमुख रूप से अपहरण विवाह और गोल गधेड़ो विवाह प्रसिद्ध है, ठीक है। अपहरण और गोल गधेड़ो। अपहरण में क्या होता है? लड़का लड़की को लेकर भाग जाता है और फिर बाद में उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उस तरीके से अपहरण विवाह होता है। गोल गधेड़ो विवाह है। फिर भीलों का जो मकान होता है, भीलों के मकान को क्या कहते हैं? कू कहते हैं, ठीक है। भीलों के मकान को क्या कहते हैं? कू। फिर अगर हम देखें तो भील जिस कॉलोनी में रहते हैं, मतलब जो उनका जो एरिया है, जिस क्षेत्र है,
जिस जगह पर वो रहते हैं उस कॉलोनी को या भील का जो निवास स्थान है उसको क्या कहते हैं, फालिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फालिया। तो भीलों का मकान क्या कहलाएगा, कू कहलाएगा, और उनका जो रहने का स्थान है जहाँ पर बहुत सारे भील रहे हैं, उनकी जो कॉलोनी है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फालिया बोलते हैं। क्या कहते हैं, फालिया। फिर अगर देखें तो भीलों में कौन सा भित्ति चित्र प्रसिद्ध है, तो भीलों का जो भित्ति चित्र है उसका नाम है पिथौरा। पिथौरा भित्ति चित्र जो है भीलों का प्रसिद्ध चित्र है। भित्ति मतलब दीवारों पे बनाया जाता है ये चित्र, और इसके लिए एक फेमस कलाकार है जो विदेशों से भी क्या बोल सकता हूँ प्राइज ला चुके हैं, उनका नाम है पेमा फालिया। तो प्रमुख कलाकार भीलों के हैं पेमा फालिया, और उन्होंने कौन सा चित्र बनाया है, पिथौरा भित्ति चित्र बनाया है। ठीक है, और भीलों में जो कलाकार होते हैं जो भित्ति चित्र बनाते हैं उन कलाकारों को भीलों में क्या कहते हैं, लिखिंदर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखिंदर कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिंदर कौन है, पेमा फालिया। फिर आते हैं कोटवार की बात करते हैं। तो कोटवार जो होता है वो गांव का मुखिया होता है। तो गांव के मुखिया को भीलों में, भील जनजाति में क्या कहा जाता है, कोटवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोटवार। तो ये थे कुछ भील जनजाति से संबंधित कुछ तथ्य। आगे हम गौड़ जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो प्रमुख जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में निवास करती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट जनजाति के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे गौड़ जनजाति के बारे में। तो गौड़ जनजाति के बारे में पढ़ने से पहले एक भील जनजाति से संबंधित एक तथ्य था जो छूट गया था, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो भील जनजाति में कृषि की बात करें तो भील जनजाति जो है वो कृषि जो है कौन सी करती है, स्थानांतरित कृषि करते हैं। ठीक है, और वो स्थानांतरित कृषि है, इस स्थानांतरित कृषि को भीलों में क्या कहा जाता है, झूमी कृषि कहा जाता है। ठीक है, झूमी कृषि। और भील लोग इस झूमी कृषि को दो नाम से जानते हैं, एक को बोलते हैं चिमाता, ठीक है, और दूसरा नाम है दजिया। ठीक है, चिमाता और दजिया। तो भीलों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, झूमी कृषि, और झूमी कृषि को भी चिमाता और दजिया के नाम से भील जनजाति में चलती है। तो भील जनजाति में चिमाता और दजिया क्या है, झूमी कृषि है। झूमी कृषि बोले तो स्थानांतरित कृषि। अब ये स्थानांतरित कृषि क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि भील जनजाति के लोग जो है जंगल को काटते हैं, जंगल को काटने के बाद उसको जलाते हैं, जंगल जलाने के बाद वहां पर अपनी कृषि चालू कर देते हैं। तो कृषि करते हैं, उस क्षेत्र में कुछ दिनों तक कृषि करते हैं, उसके बाद उस क्षेत्र को ऐसा ही छोड़ देते हैं बंजर बनाकर, और फिर दूसरे क्षेत्र में जाकर फिर से क्या करते हैं, जंगल को आग लगाकर जलाकर फिर से वहां पे कृषि करने लग जाते हैं। तो एक जगह की फिर दूसरी जगह की, तो इस तरीके से स्थान क्या हो रहा है उनका, चेंज हो रहा है, तो स्थानांतरित करते रहते हैं। और इस स्थानांतरित कृषि को क्या कहा, झूमी कृषि। और झूमी कृषि में भी भीलों के अंदर चिमाता और दजिया नाम से जानी जाती है, चिमाता और दजिया नाम से। तो ये था भील जनजाति से रिलेटेड एक फैक्ट। अब हम बात करेंगे गौड़ जनजाति के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, गौड़ जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गौड़ जनजाति के बारे में बता दूं, गौड़ जनजाति की जो उत्पत्ति है एक संस्कृत के एक शब्द से होती है। संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब है कोयत्तर। ठीक है, कोयत्तर, कोयत्तर नाम के इस शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। और कोयत्तर शब्द का अर्थ होता है पर्वतवासी। ठीक है, पर्वतवासी, पर्वतवासी। तो जो गौड़ जनजाति के लोग हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं, पर्वत पर वास करने वाले, पर्वत पर निवास करने वाले लोग। ठीक है, तो गौड़ जनजाति जो है वो कहाँ पर निवास करती है, पर्वतों पर निवास करती है। ठीक है, और कौन से शब्द से उनकी उत्पत्ति होती है, संस्कृत के कोयत्तर शब्द से। ठीक, अब आगे हम बात करें तो इनका जो क्षेत्र है, ठीक है, इनके क्षेत्र की बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं, तो इनका निवास क्षेत्र जो होगा वो कौन सा होगा, मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा, दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें आपका होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद है, मंडला है, बालाघाट, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये वाला क्षेत्र जो है, इन जिलों में क्या होगा, आपको गौड़ जनजाति निवास करते हुए दिख जाएगी। तो किन किन जिलों में आपको गौड़ जनजाति देखने को मिल जाएगी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मंडला। ठीक है, इन क्षेत्रों में आपको, ये कौन सा क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, गौड़ जनजाति देखने को मिलेगी। कौन से संस्कृत के कौन से शब्द से, या अपने आप को क्या कहते हैं, कोयत्तर कहते हैं। कोयत्तर का अर्थ क्या होता है, पर्वतवासी, पर्वत पर निवास करने वाली जनजाति।
अगर हम बात करें दूसरी, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है, ठीक है, इनका जो मुख्य व्यवसाय है, अगर इनके मुख्य व्यवसाय की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या होगा, कृषि होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति, तो शिक्षित जनजाति किसको कहते हैं, तो यही है शिक्षित जनजाति, जिसे गोंड कहते हैं, ठीक है। गोंड जनजाति जो है सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, और इसीलिए आपको सर्वाधिक IAS, IPS, DSP वगैरह देखने को मिल जाएंगे गोंड जनजाति से संबंधित। और कहाँ के निवासी होंगे, छिंदवाड़ा, बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला के, ठीक है ना। आगे चलते हैं और इस गोंड जनजाति के बारे में देखते हैं। गोंड जनजाति की उपजातियों को देखें तो गोंड जनजाति की उपजातियां भी है। अगर उपजातियों में देखें तो गोंड जनजाति की उपजातियां, और उपजातियों में आपके सामने जैसे अगरिया है, ठीक, अगरिया प्रधान, ठीक है, ओझा, अगरिया प्रधान, ओझा, सोलाहस, कोयला भूतीस, ठीक है। तो ये कुछ उपजातियां हैं, किससे संबंधित है ये उपजातियां, तो गोंड जनजाति से। तो गोंड जनजाति की उपजातियां क्या क्या नाम है उनका, अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहस, कोयला भूतीस, ठीक है। अगरिया किसको कहते हैं, तो लोहार होते हैं, ये लोहे का काम करने वाले होते हैं। तो लोहार जो होते हैं उनको गोंड जनजाति में क्या कहा जाता है, अगरिया। तो अगरिया एक उपजाति है किसकी, गोंड की, और ये क्या काम करती है, लोहा से रिलेटेड जो भी वस्तु है वो बनाते हैं, इन्हें लोहार भी कहा जाता है, ठीक है। तो उपजातियों का जो आधार है वो किस आधार पर इनको बांटा गया है, तो उनके काम के आधार पर, बोले तो कर्म के आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना। उपजातियों को किसके आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, कर्म के आधार पर। प्रधान की बात करें, जो प्रधान होता है वो एक तरीके से गोंड जनजाति के अंदर पुजारी होते हैं। तो जो पुजारी लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। तो गोंड जनजाति की उपजातियों में प्रधान क्या होते हैं, पुजारी होते हैं, ठीक है। ओझा की बात करें तो ये जादू टोना का काम करते हैं। ओझा क्या काम करते हैं, जादू टोना का कार्य करते हैं, तो तक ठीक है ना। तो जादू टोना करने वाले को क्या कहा जाता है, ओझा, और ये क्या है, गोंड जनजाति की उपजाति। फिर बात करें सोलाहस की, तो सोलाहस जो होते हैं वो लकड़ी का कार्य करते हैं, लकड़ी से फर्नीचर का बोले तो है ना, फर्नीचर का कार्य करते हैं। और फर्नीचर के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, हमारी स्थानीय भाषा में कहते हैं सुतार, और ऐसे कहे तो कारपेंटर, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो कारपेंटर होते हैं फर्नीचर का कार्य, ठीक। कौन करता है फर्नीचर का कार्य, सुतार करते हैं। फिर बात आती है कोयला भूतीस की, तो कोयला भूतीस कोयले का काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कोयला भूतीस आ गया तो कोयले का काम नहीं भैया, कोयला भूतीस जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, नाचने गाने का काम करते हैं, ठीक है। तो नाचने गाने वाले को क्या कहा जाता है, कोयला भूतीस, ठीक है। तो नाचने गाने वाले गोंड कोयला भूतीस है। फर्नीचर या कारपेंटर वाले गोंड क्या कहलाते हैं, सोलाहस। जादू टोना वाले गोंड को क्या कहते हैं, ओझा। पुजारी को क्या कहेंगे, प्रधान, और लोहार को क्या कहेंगे, अगरिया। तो ये था गोंड जनजाति और गोंड जनजाति की कुछ उपजातियां। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति गोंड जनजाति है। सबसे मुख्य व्यवसाय क्या मिलेगा आपको, कृषि मिलेगा। किस क्षेत्र में है, तो दक्षिणी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, मंडला है ना, बालाघाट, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में। कोत्तर से इनका संस्कृत शब्द है। इसके बाद इनके पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम पर्व देखें, ठीक है, पर्व की बात करें तो इसके अंदर जो पर्व है वो है छेड़ता, बिद्री, नवाखानी, और एक मुख्य है जिसका नाम है लारूकाज, ठीक है। ये मुख्य पर्व है। ये पर्व किसमें मनाए जाते हैं, गोंड जनजाति में। छेड़ता, बिद्री, नवाखानी और लारूकाज। लारूकाज जो है इसमें नारायण देव की पूजा होती है और सुअर की बलि दी जाती है गोंड जनजाति के द्वारा। तो सुअर की बलि दी जाती है, नारायण देव की पूजा इसमें लारूकाज में। और लारूकाज जो है किसका पर्व है, तो गोंड जनजाति का पर्व है। फिर हम आगे देखें, एक और पर्व है जिसको कहते हैं मड़ई। तो मड़ई भी जो है प्रसिद्ध है किसके अंदर, गोंड जनजाति के अंदर, ठीक। फिर पर्व के बाद हम नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। गोंड जनजाति के नृत्य को देखेंगे, ठीक है। नृत्य, तो नृत्य में आपका कर्मा, सेला,
सुआ, ठीक है, कर्मा, सेला, सुआ, है ना, ये नृत्य हैं जो किस में प्रसिद्ध है, गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। उसके बाद सजनी दीवानी, सजनी दीवानी, है ना, बिरछा, भड़ोनी, तो ये कुछ नृत्य थे। और ये नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है, गोंड जनजाति से संबंधित नृत्य है। क्या नाम है, कर्मा, सेला, सुआ, सजनी, दीवानी, बिरछा, भड़ोनी, ठीक है, कर्मा, सेला, सुआ और सजनी, दीवानी, बिरछा, भड़ोनी। ये नृत्य किस जाति से या किस जनजाति से संबंधित है, तो गोंड जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। और ये कर्मा जो है वो अन्य जनजातियों में भी किया जाता है, जैसे कि बेगा जनजाति में भी किया जाता है कर्मा, तो ये सभी जनजातियों में चलता है कर्मा वाला। लेकिन सेला, सुआ, सजनी, दीवानी, बिरछा, भड़ोनी केवल और केवल गोंड जनजाति में देखने को मिलेगा। पर्व की बात करें तो पर्व में क्या देखा हमने, छेड़ता, बिदरी, नवाखानी, लारूकाज और मड़ई। लारूकाज के बारे में बताया कि लारूकाज सुअर की बलि दी जाती है और नारायण देव की पूजा इसमें की जाती है गोंड जनजाति के द्वारा। फिर हमने इसकी कुछ उपजातियां भी देख ली थी, जिसमें अगरिया, प्रधान, ओझा, है ना, सोलाहस, कोयला, होतीस, इनके बारे में भी आपको बता दिया। और इनके अंदर जो कृषि चलती है, इस कृषि को बारी नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बारी नायक। और ये बारी नायक कृषि जो होती है वो कैसी कृषि है, स्थानांतरित कृषि है। कैसी कृषि है, स्थानांतरित, बोले तो झूमिंग कृषि है, ठीक है ना, झूमिंग कृषि। बारी नायक एक कृषि है और ये झूमिंग कृषि है, स्थानांतरित कृषि है और ये गोंड जनजाति में चलती है, ठीक है। इसके अंदर एक प्रथा भी होती है, गोंड जनजाति में एक प्रथा भी चलती है, उस प्रथा को देख लेते हैं। गोंड जनजाति की कुछ प्रथाएं हैं, उनको देख लेते हैं। प्रथा की बात करें तो गोंड जनजाति की प्रथा को अगर देखें तो उस प्रथा में आपका आ जाएगा माफ करना, दूध लोटावा, ठीक है, दूध लोटावा, दूध लोटावा। और एक प्रथा है जिसका नाम है घोटुल प्रथा, ठीक है, घोटुल प्रथा। ये दूध लौटावा प्रथा में क्या होता है कि ममेरे फुफेरे भाई बहन में भी शादी हो जाती है, तो बुआ का लड़का, मामा की लड़की, इस तरीके से उनके बीच में शादी, बुआ मामा या ममेरे फुफेरे भाई बहन में क्या हो जाती है, शादी। तो ममेरे फुफेरे भाई बहन में अगर शादी कर देते हैं अगर ये लोग, तो इसको कहते हैं दूध लौटावा प्रथा। क्या कहते हैं, दूध लौटावा प्रथा। एक प्रथा है जिसका नाम है घोटुल प्रथा। ये घोटुल प्रथा को क्या कहते हैं, युवा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, युवा ग्रह। और इस घोटुल प्रथा में क्या होता है कि लड़का और लड़की शादी से पहले एक युवा ग्रह में या एक स्थान पर मिलते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, युवा ग्रह। और उस युवा ग्रह में कौन सी प्रथा होती है, घोटुल प्रथा होती है। तो इस तरीके से गोंड जनजाति की कुछ प्रथा हमने देखी। अब हम गोंड जनजाति का जिस व्यक्ति ने गोंड जनजाति की सामाजिक और आर्थिक अध्ययन किया है, ठीक है, गोंड जनजाति के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अध्ययन जिस व्यक्ति ने किया है, उस अध्ययनकर्ता को नाम देखेंगे तो वो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अध्ययन किया है गोंड जनजाति, सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन जिस व्यक्ति ने किया है या जिस व्यक्ति ने इसका अध्ययन किया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है श्याम चरण दुबे, ठीक है। अध्ययनकर्ता का क्या नाम है, श्याम चरण दुबे, ठीक है, श्याम चरण दुबे। अध्ययनकर्ता का नाम है श्याम चरण दुबे। सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया है इसने गोंड जनजाति के बारे में, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, श्री श्याम चरण दुबे, ठीक है। तो श्याम चरण दुबे के द्वारा गोंड जनजाति के बारे में सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन किया गया है। तो ये कुछ बातें थी गोंड जनजाति से संबंधित। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा गोंड जनजाति के बारे में और गोंड जनजाति के सांस्कृतिक और सामाजिक अध्ययनकर्ता कौन रहे, तो श्याम चरण दुबे रहे। और जो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो संस्कृत के एक शब्द जिसका नाम है कोयत्तर,
कोइत्तर से इसकी उत्पत्ति होती है, और कोइत्तर का मतलब होता है पर्वतवासी। तो पर्वतों में निवास करने वाली जनजाति क्या कहलाती है? गोंड कहलाती है। इनका क्षेत्र अगर मध्य प्रदेश में देखें कहां पर ये निवास करती है, तो दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से जिले, जैसे कि होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा, है ना, बालाघाट, इन क्षेत्रों में आपको ये गोंड जनजाति देखने को मिल जाएगी। व्यवसाय की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, और कृषि करते हैं ये लोग। और सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति अगर पूछे प्रश्न की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपको गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। और यही गोंड जनजाति के अंदर एक कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि। उस झूमिंग कृषि को क्या नाम दिया गया है? बारी नायक कृषि। क्या बोला गया है? बारी नायक कृषि। ठीक है। नृत्य की बात करें तो इसमें नृत्य चलता है कर्मा, सेला, सुआ, सजनी, दीवानी, बिरछा, भड़ोनी। ठीक है। और फिर अगर प्रथा की बात करें तो दूध लौटावा, घोटुल प्रथा और युवा ग्रह भी कहा जाता है, जहां पर लड़का लड़की से मिलता है। दूध लौटावा में ममेरे फुफेरे भाई बहन से शादी कर लेना दूध लौटावा प्रथा कहलाती है। इसकी उपजातियों की बात करें तो हमने उपजातियां देखी थी, जिसमें प्रधान, ओझा, है ना, सोलाहस देखने को, सोलाहस, कोयला, भूतीस, ये देखने को हमको मिले थे। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी गोंड जनजाति से। अब हम बात करेंगे बेगा जनजाति के बारे में। चलिए, तो जैसा कि हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, बेगा जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। और बेगा जनजाति के बारे में बता दिया था आपको पहले ही कि ये आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति है। इसे मध्य प्रदेश सरकार ने आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति बना दिया है। आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति किसको कहते हैं? ऐसी जनजाति जिसका शिक्षा का स्तर कैसा हो? निम्न हो, और उसके जो कृषि की पद्धति वो कैसी हो? पुरानी पद्धति पर वो कृषि करती हो। और दूसरी बात, उसकी जो जनसंख्या है वो घटती हुई हो या फिर स्थिर हो। तो इस तरीके से अगर कोई आधार आपको देखने को मिलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति। तो बेगा जो है वो कैसी जनजाति है? आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति। फिर बेगा जनजाति की बात करें तो बेगा जनजाति का क्षेत्र अगर देखें तो बेगा जनजाति का जो क्षेत्र है वो कौन सा मिलेगा आपको? दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है कौन सी जनजाति? बेगा जनजाति। और कौन कौन से क्षेत्र में? तो जैसे डिंडोरी है, ठीक, डिंडोरी है, मंडला है, ठीक है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ठीक है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, है ना, बालाघाट। इसके अलावा अगर हम इसके कृषि की बात करें तो इसमें जो कृषि है वो मैंने आपको बता दी, कृषि का स्तर कैसा है? निम्न है। तो इसमें भी कौन सी कृषि होगी? पुरानी पद्धति, मतलब कि वही झूमिंग कृषि करेंगे, स्थानांतरित कृषि करेंगे। ये जो झूमिंग कृषि है, इस झूमिंग कृषि को क्या बोलते हैं ये बेगा लोग? तो इस झूमिंग कृषि को ये लोग क्या बोलते हैं? तीन नाम है इस झूमिंग कृषि के। ठीक है। 3 तरीके की जो झूमिंग कृषि ये करते हैं, स्थानांतरित कृषि 3 तरीके की करते हैं। कौन कौन सी? तो उसका बोलते हैं बेवारी। ठीक है। क्या बोलते हैं? बेवारी, दाही, है ना, और पोंडू। ठीक है। तो बेवारी, दाही, पोंडू नामक कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो वो बेगा जनजाति के द्वारा की जाती है। बेवारी, दाही, पोंडू जनजाति। ठीक है ना। ये कृषि कौन करता है? बेगा जनजाति करते हैं। अगर हम इसके नृत्य की बात करें, तो इसमें नृत्य कौन कौन सा ये करती है ये जनजाति? तो नृत्य में आप देखेंगे तो पहला तो कर्मा, ठीक है, सेला, ठीक है, कर्मा, सेला, परधोनी, कर्मा, सेला, परधोनी और बिल्मा। कर्मा, सेला, परधोनी और बिल्मा। कर्मा, सेला, परधोनी, बिल्मा। तो परधोनी जो है बारात की अगवानी पे की जाती है। ठीक है। बारात की अगवानी पे जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? परधोनी नृत्य कहा जाता है। और परधोनी नृत्य जो है किसमें? बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। परधोनी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो बेगा जनजाति करती है। बिल्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? बिल्मा नृत्य भी बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब अगर हम इसकी उपजातियों के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जो उपजातियां हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसकी जो उपजातियां होगी वो है बिंझावर, ठीक, भरोतिया, नरोतिया,
बिंझावर, भरोतिया, नरोतिया, नाहर, राय, कड़मेना, रेमेना, चल, तो ये कुछ उपजातियां हैं और ये उपजातियां किसकी है? बेगा जनजाति की। तो बेगा जनजाति की जो उपजातियां हैं, बिंझावर, नाहर, रेमेना, कड़मेना, ठीक है, राय, नरोतिया, भरोतिया, है ना, बिंझावर, भरोतिया, नरोतिया, नाहर, राय, कड़मेना, रेमेना, तो ये उपजातियां किसकी उपजातियां हैं? बेगा जनजाति की उपजातियां हैं। किसकी उपजातियां हैं? बेगा जनजाति की उपजातियां। नृत्य की बात करें तो नृत्य में कर्मा, सेला, परधोनी, बिल्मा, है ना। भारत की अगवानी पे कौन सा नृत्य होता है? परधोनी नृत्य होता है। किस जनजाति में? बेगा जनजाति में। कहाँ निवास करती है? तो डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में। अच्छा, मंडला के बारे में बता दूं तो इसके 80 गांव है मंडला में। कितने गांव है? 80 गांव है बेगा जनजाति के। और इन 80 गांवों को क्या कहा जाता है? बेगा चक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेगा चक। और बेगा चक कहाँ देखने को मिलेगा आपको? बेगा चक मंडला में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? मंडला में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ओके, बेवारी, पोंडू, बेवारी, दाही, पोंडू, बेवारी, दाही, पोंडू, ये क्या है? कृषि है। ठीक है, चलो एक बार और रिवाइज करवा देता हूं इस बेगा जनजाति के बारे में। तो बेगा जनजाति आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति है। क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जिसमें आपका डिंडोरी, बालाघाट, मंडला वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, मंडला वाले जिले आ जाएंगे। इसमें कृषि जो होती है पुरातन पद्धति या फिर पुरानी पद्धति से कृषि की जाती है। स्थानांतरित या झूमी कृषि की करते हैं ये लोग, बेगा जनजाति के लोग। और इस कृषि को ये क्या कहते हैं? बेवारी, दाही और पोंडू कहते हैं। ठीक है, नृत्य की बात करें तो नृत्य में कर्मा, सेला, परधोनी, है ना, बिल्मा, ये नृत्य आपको बेगा जनजाति में देखने को मिलते हैं। और कब करते हैं? परधोनी नृत्य जो है भारत की अगवानी पे किया जाता है। अगर उपजातियों की बात करें तो उपजातियों में आपको दिखेगा बिंझावर, भरोतिया, नरोतिया, है ना, नाहर, राय, कड़मेना, रेमेना, ये उपजातियां हैं किसकी? बेगा जनजाति की। ठीक, अब हम दूसरी जनजाति के बारे में बात करेंगे। और दूसरी जनजाति अब है, उसका नाम है कोरकू जनजाति। ठीक है ना। चल, अगर हम कोरकू जनजाति के बारे में बात करें कोरकू जनजाति की बात करें तो कोरकू जनजाति जो है उसे, कोरकू का अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। कोरकू का मतलब होता है मनुष्यों का समूह। ठीक है, तो ये मनुष्य के समूह इसको कहते हैं। तो मनुष्यों का समूह किसको कहते हैं? तो कोरकू जनजाति को मनुष्यों का समूह कहा जाता है। कोरकू जनजाति का क्षेत्र देखें, किन क्षेत्रों में ये कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी? तो जैसे छिंदवाड़ा जिला है, ठीक है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, होशंगाबाद है, इन क्षेत्रों में आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी। अगर हम कोरकू की उपजातियों को देखें, किसको देखें? उपजातियों को। तो कोरकू की कुछ उपजातियां हैं, उन उपजातियों को देख लेते हैं। तो कोरकू की जो उपजातियां हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगी मोबासी रूमा, मोबासी रूमा, मोबासी रूमा, उसके बाद बवारी, बंडोरा, ठीक है, बवारी, बंडोरा, ठीक है, मोबासी रूमा, बवारी, बंडोरा। और एक और उपजाति है इसकी जिसका नाम है नागला। क्या नाम है? नागला। ठीक, तो ये कुछ 4 उपजातियां हैं कोरकू जनजाति की। तो कोरकू जनजाति जिसमें उपजातियां इसकी कौन सी? मोबासी रूमा, बवारी,
बंडोरा और नागला, ठीक है, बवारी और नागला, ये कोरकू जनजाति की कुछ उपजातियां थी। क्षेत्र में छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद रहेगा। क्षेत्र में क्या रहेगा? छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद रहेगा। अगर हम विवाह की बात करें, ठीक है, अगर इसमें विवाह की बात करें, कोरकू जनजाति में जो विवाह है वो विवाह की बात करें तो इसमें आपको तीन प्रकार के विवाह देखने को मिलेंगे। घर दामाद, लमसेना, घर दामाद, लमसेना और बोबई, ठीक है, बोबई, घर दामाद, लमसेना और बोबई, सॉरी लमसेना नहीं, लमझना, लमझना, ठीक है, घर दामाद और लमझना, ये कुछ विवाह पद्धति है। ये विवाह पद्धति आपको किसमें देखने को मिलेगी? कोरकू जनजाति में देखने को मिलेगी। कोरकू जनजाति मनुष्यों का समूह। क्षेत्र की बात करें तो छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। उपजातियां मुबासिरुआ, बवारी, बंडोरा, नागला। विवाह पद्धति को देखें तो विवाह पद्धति इसमें घर दामाद, लमझना और बोबई, ये कुछ विवाह पद्धति जो है कोरकू जनजाति के अंदर चलती है, कोरकू जनजाति के अंतर्गत आती है। अगर हम इसके समूह को देखें तो इसके 4 समूह हैं। किसके? कोरकू जनजाति के कितने समूह हैं? 4 समूह हैं। वो 4 समूह कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। 4 समूह में आपका आ जाएगा, 4 समूह है इसके। किसके? कोरकू जनजाति के। कौन कौन से? तो पहला है रूमा, पोतड़िया, रूमा, पोतड़िया। तीसरा रूमा, पोतड़िया, बोबई और दुला, ठीक है। रूमा, पोतड़िया, बोबई और दुला। रूमा, पोतड़िया, बोबई और दुला, ये चारों समूह किस जनजाति से बिलोंग करते हैं या किस जनजाति से संबंधित है? तो ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से? कोरकू जनजाति से संबंधित कुछ समूह हैं, ठीक है ना। और इसको पचमढ़ी में, इसी जनजाति को पचमढ़ी में किस नाम से जाना जाता है? पचमढ़ी में कोरकू जनजाति को क्या कहते हैं? तो पचमढ़ी में इस जनजाति को कहते हैं बंदड़िया, ठीक है। क्या कहते हैं? बंदोड़िया। बंदोरिया, ठीक है। तो कोरकू जनजाति को पचमढ़ी होशंगाबाद में क्या कहते हैं? बंदोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदोरिया। तो कोरकू जनजाति को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कोरकू जनजाति जिसको क्या कहते हैं? मनुष्यों का समूह कहते हैं। और इसका क्षेत्र देखें तो छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद है। फिर हमने उपजातियों की बात करी। उपजातियों में आपकी क्या आ जाएगी? तो मुबासिरुमा, बवारी, बंडोरा और नागला। मुबासिरुमा, बंडोरा और नागला, ये कुछ उपजातियां होगी। फिर इसके 4 समूह होते हैं, रूमा, पोतड़िया, बोबई और दुला। रूमा, पोतड़िया और बोबई और दुला। विवाह की बात करें तो इसमें विवाह की बात करें तो 3 प्रकार के विवाह होते हैं। वैसे तो और भी विवाह है, गंधर्व विवाह, जो भी नॉर्मल विवाह वो सब होते हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य प्रकार के विवाह है जो सिर्फ और सिर्फ कोरकू जनजाति के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें घर दामाद है, लमझना है और बोबई है, ठीक है। घर दामाद, लमझना और बोबई। पचमढ़ी में इस जनजाति को, कोरकू जनजाति को क्या कहते हैं? तो बंदोरिया कहते हैं। पचमढ़ी में क्या कहते हैं? बंदोरिया कहते हैं, ठीक है। ये थी कोरकू जनजाति। अब हम कौन सी जनजाति के बारे में बात करेंगे? खेरवार जनजाति के बारे में बात करेंगे। वो जनजाति है जो कत्था बनाती है, ठीक है। तो कत्था बनाने वाली जनजाति का नाम क्या है? खेरवार जनजाति। कौन से वृक्ष से कत्था बनाती है? तो खेर के वृक्ष से कत्था बनाती है। अच्छा, बेगा के बारे में एक चीज भूल गया था, वो मैं आपको बता देता हूं। बेगा जो है, बेगा जनजाति के प्रमुख देवता, ठीक है। बेगा जनजाति के देवता हैं, बेगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं देवता, और देवता का नाम है बूढ़ा देव। क्या नाम है? बूढ़ा देव। और ये जो बूढ़ा देव है ये कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? साल के वृक्ष में निवास करते हैं। कहां में निवास करते हैं? साल के वृक्ष में निवास है इनका। तो साल के वृक्ष में कौन से देवता रहते हैं? तो उनका नाम है बूढ़ा देव। और बूढ़ा देव किस जनजाति के हैं? तो बेगा जनजाति के। कौन सी जनजाति के हैं? बेगा जनजाति के। तो ये बेगा जनजाति से संबंधित एक तथ्य था जो छूट गया था, मैंने आपको बता दिया है। तो बूढ़ा देव बेगा जनजाति से संबंधित, और कौन से वृक्ष में निवास है इनका? इनका निवास स्थान आपको कहां देखने को मिलेगा? साल के वृक्ष में देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
अब हम खेरवाड़ जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे, और खेरवाड़ जनजाति के बारे में मैंने बता दिया, क्या लिख दूं, कत्था बनाने वाली जनजाति, कत्था बनाने वाली जनजाति खेरवाड़ जनजाति है। और ये खेरवाड़ जनजाति किस क्षेत्र में मिलेगी, तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिलेगी। कहां में देखने को मिलेगी, बुंदेलखंड में। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में मतलब टीकमगढ़ है, ठीक है, टीकमगढ़ हो गया आपका। टीकमगढ़ के अलावा छतरपुर पन्ना, छतरपुर पन्ना, दमोह, ठीक है, छतरपुर पन्ना दमोह टीकमगढ़, ठीक है, टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना दमोह, इन क्षेत्रों में आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, कत्था बनाने वाली खेर जनजाति। कौन सी जनजाति, खेर जनजाति। और खेर जनजाति किससे, तो खेर के वृक्ष से कत्था बनाती है। कौन से वृक्ष से, खेर के वृक्ष से कत्था बनाती है, ठीक है। और इसको छतरपुर और पन्ना में, छतरपुर और पन्ना में इस जनजाति को क्या कहा जाता है, कोंदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोंदार जनजाति, ठीक है। तो कोंदार जनजाति किस जनजाति को कहा जाता है, तो खेरवाड़ जनजाति को। कहां पर कोंदार कहा जाता है, तो छतरपुर और पन्ना में। छतरपुर और पन्ना में इसको क्या कहते हैं, कोंदार कहते हैं, ठीक है। इसकी जो पंचायत है, इसकी पंचायत का जो मुखिया है, पंचायत का मुखिया, पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो पंचायत के मुखिया को, ये जो खेरवाड़ जनजाति के लोग हैं, पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, महतो मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं, महतो मांझी। क्या कहते हैं, महतो मांझी। तो महतो मांझी किसे कहा जाता है, खेरवाड़ जनजाति में पंचायत के मुखिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पंचायत के मुखिया को कहा जाता है। फिर हम बात करें अगली जनजाति की, जिसका नाम है सहरिया जनजाति। क्या नाम है उसका, सहरिया जनजाति, ठीक। ये कौन सी जनजाति थी, खेरवाड़। अब छोटी छोटी जनजाति, ज्यादा उनके बारे में डिटेल नहीं है, बस उनसे रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य है, उनको ही हमें पढ़ना है और उन्हें ही हमें समझना है और याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे सहरिया जनजाति की। और सहरिया जनजाति जो है, सहरिया जनजाति जो है उसका सहरिया का मतलब होता है शेर के साथ, ठीक है, शेर के साथ। सहरिया का मतलब क्या होता है, शेर के साथ। तो किस जनजाति को शेर के साथ होना मानते हैं, तो शेर के साथ कौन सी जनजाति है, सहरिया। सा से शेर, सा से सहरिया। तो सहरिया जनजाति जो है वो शेर के साथ, उसका शाब्दिक करते हैं सहरिया का, ठीक है। कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगी, तो ये उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलेगी मतलब कौन से, चंबल संभाग में देखने को मिलेगी। चंबल संभाग में, चंबल संभाग बोले तो भिंड मुरैना, ठीक है, भिंड मुरैना और श्योपुर, भिंड मुरैना श्योपुर वाले जिले में देखने को मिलेगी। भिंड मुरैना श्योपुर वाले जिले में देखने को मिल जाएगी। कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शेर के साथ होना, शेर के साथ होना। और इस जनजाति को आपदाग्रस्त, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बोला है, आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति बोला है। क्या बोला है, आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति, ठीक है। आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति किस जनजाति को कहा जाता है, तो आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति किसको कहते हैं, सहरिया जनजाति को भी कहते हैं। इसके अलावा बेगा जनजाति को कहते हैं, और इसके अलावा पहाड़िया जनजाति को भी क्या कहा जाता है, आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। कौन से क्षेत्र में निवास करती है सहरिया, उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है सहरिया जनजाति, ठीक है। इसके नृत्य की बात करें, इस जनजाति में जो नृत्य है, इस जनजाति में जो नृत्य है, उस नृत्य की बात करें तो उसमें आपको दुलदुल घोड़ी, ठीक है, नृत्य का नाम है दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है, तो सहरिया जनजाति में दुलदुल घोड़ी नृत्य किया जाता है। और एक नृत्य और है जिसका नाम क्या है, नृत्य रागिनी। क्या नाम है, नृत्य रागिनी। तो नृत्य रागिनी नामक नृत्य किस जनजाति के अंदर चलता है, तो नृत्य रागिनी नामक जो नृत्य है वो आपको किसमें, सहरिया जनजाति के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसकी एक मुख्य बात यह है कि इन्हें सहरिया जनजाति को भीलों का छोटा भाई कहलाने में, सहरिया जनजाति के लोगों को भीलों का छोटा भाई कहलाने में क्या होता है,
गर्व महसूस होता है। क्या महसूस होता है? गर्व। अगर आपको सहरिया जनजाति का कोई व्यक्ति मिल जाए, अगर आप उसको कह दो कि आप तो भीलों के छोटे भाई हो, तो भीलों के छोटे भाई अगर आप उसको कह दो तो वो बहुत खुश हो जाएगा और वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेगा, अगर आपने किसी सहरिया जनजाति के व्यक्ति को ऐसा कह दिया तो ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि भीलों के छोटे भाई कहलाने वाली जनजाति कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? सहरिया जनजाति। क्या नाम है उसका? सहरिया जनजाति। ठीक है। और ये आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति है, याद रखना। उत्तरी क्षेत्र चंबल संभाग में निवास करने वाली जनजाति सहरिया है और इसका शाब्दिक अर्थ है शहर के साथ होना। खेरवार जनजाति की बात करें तो कत्था बनाने वाली जनजाति है। अपने पंचायत की मुखिया को महतो मांझी कहती है। क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना है ना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह में, और छतरपुर, पन्ना में इसको कोंदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंदार। किसको? खेरवार जनजाति को। ठीक है ना, किसको? खेरवार जनजाति को। अब हम भारिया जनजाति के बारे में बात करेंगे। कौन सी जनजाति के बारे में? भारिया जनजाति के बारे में। अगर मैं भारिया जनजाति की बात करूं तो भारिया जनजाति भी क्या है? आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, आपदाग्रस्त और पिछड़ी है। आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति है कौन सी? भारिया जनजाति। तो हमने क्या देखा? भारिया जनजाति है ना, बेगा जनजाति और सहरिया जनजाति, ये तीनों जनजाति क्या है? आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति है। इसको मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया हुआ है। इसके बाद अगर हम क्षेत्र की बात करें, भारिया जनजाति के क्षेत्र की बात करें तो छिंदवाड़ा का पातालकोट, इसका मुख्य जो क्षेत्र है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में भी एक मुख्य स्पेशल जगह है जिसका नाम क्या है? छिंदवाड़ा में पातालकोट। ठीक है, छिंदवाड़ा पातालकोट, छिंदवाड़ा का पातालकोट। ठीक, छिंदवाड़ा का जो पातालकोट नामक जगह है वहीं पर निवास करती है कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति। ठीक है, तो भारिया जनजाति कहाँ निवास करती है? छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है। अब हम भारिया जनजाति को आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति घोषित कर चुके हैं। इसकी उपजातियों को देखें तो इसकी जो उपजातियां हैं, किसकी? तो उपजातियां भारिया जनजाति की। ठीक है, भारिया जनजाति की जो उपजातियां हैं उनका नाम क्या क्या है? उनका नाम क्या क्या है? तो वो देख लो। उनको भूमिया, क्या कहते हैं? भूमिया, भुईहार। ठीक है, भूमिया, भुईहार और पोंडू। ठीक है, भूमिया, भुईहार और पोंडू है ना, भूमिया, भुईहार और पोंडू, पोंडू नहीं पांडु। ठीक है, भूमिया, भुईहार और पांडु, ये जो है भारिया जनजाति की उपजातियां हैं। भारिया जनजाति की क्या है? उपजातियां। तो इन उपजातियों को हम भारिया जनजाति से संबंधित मानेंगे। आगे देखें, अगर आगे देखें तो इन्हें जंगलियों का जंगली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारिया जनजाति को, भारिया जनजाति को क्या कहा जाता है? जंगलियों का, जंगलियों का जंगली। ठीक है, जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? तो भारिया जनजाति को कहा जाता है। अत्यंत पिछड़ी जनजाति है ये। ठीक है, अत्यंत पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? भारिया जनजाति। निवास स्थान छिंदवाड़ा का पातालकोट, छिंदवाड़ा का पातालकोट है। ठीक है, इनके नृत्य की बात करें, अगर नृत्य की बात करें तो कर्मा, ठीक है, कर्मा, सेला, सेतम और भड़म। कर्मा, सेला, सेतम और भड़म, कर्मा, सेला, सेतम और भड़म इनका नृत्य है भारिया जनजाति का। अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। कर्मा, सेला, सेतम और भड़म, इसके अंदर नृत्य किया जाता है। किसके? तो भारिया जनजाति के अंतर्गत। ठीक है, कौन सी जनजाति के अंतर्गत? भारिया जनजाति का। और ये अपने घरों को, ठीक है, भारिया जनजाति के लोग, भारिया जनजाति के लोग अपने घरों को क्या कहते हैं? इनके घरों को क्या कहते हैं? घरों को बोलते हैं ढाणा। क्या बोलते हैं? ढाणा। घरों को क्या कहते हैं? ढाणा कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी जनजाति है जो अपने घरों को क्या कहती है? ढाणा। वो जनजाति है भारिया। तो भारिया जनजाति अपने घरों को क्या बोलती है? ढाणा कहती है। क्या कहती है? ढाणा। अब भारिया जनजाति के बाद हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कोल जनजाति के बारे में। ठीक है, आओ सीखे कोल जनजाति किसे कहते हैं और कोल जनजाति कैसी जनजाति है।
अगर हम कोल जनजाति की बात करें तो कोल जनजाति की बात करें तो ये जो कोल जनजाति है ये पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, इसका क्षेत्र कहाँ पर होगा? अगर कोल जनजाति का क्षेत्र पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश। ठीक है, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में भी कौन से जिले आते हैं? जैसे कि रीवा है, ठीक है, सीधी है, रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, है ना। रीवा, सीधी, शहडोल, सतना, सिंगरौली, इन जिलों में आपको कोल जनजाति देखने को मिल जाएगी। कोल जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, शहडोल, इन क्षेत्रों में आपको कोल जनजाति देखने को मिल जाएगी। अगर हम कोल जनजातियों की बात करें तो इनका जो मुख्य निवास स्थान है वो रीवा में है। और रीवा में भी कौन सा? रीवा में एक गांव है जिसका नाम क्या है? कुराली गांव। ठीक है, रीवा में कौन सा गांव? कुराली गांव। तो रीवा का जो कुराली गांव है वहां पर मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? कोल जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? कोल जनजाति निवास करती है। नृत्य की बात करें कोल जनजाति के अंदर तो वही कर्मा से लसु वही चलता है इनके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर मुख्य रूप से अगर देखें तो इनकी उपजातियों की बात करें, अगर उपजातियों की बात करें, ठीक है, उपजातियां, किसकी उपजातियां? तो कोल जनजाति की उपजातियां। कोल जनजाति की उपजातियां, तो कोल जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी होगी? रोतेला, रोहिया, ठीक है, रोतेला, और एक का नाम क्या है? रोहिया। तो रोतेला और रोहिया, ये रोतेला और रोहिया किस की उपजातियां हैं? रोतेला और रोहिया किसकी उपजातियां हैं? तो कोल जनजाति की उपजातियां हैं। कौन सी जनजाति की? कोल जनजाति की उपजातियां। कोल जनजाति का निवास स्थान रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, है ना। रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सतना। और मुख्य रूप से ये कौन से गांव में? कुराली गांव में निवास करते हैं। उपजातियों में हम देखा रोतेला और रोहिया। और ये अपने पंचायत को, ठीक है, कोल लोग अपनी पंचायत को क्या कहते हैं? गोहिया कहते हैं। तो कोलों की पंचायत को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोहिया। ठीक है, कोलों की पंचायत को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोहिया। अब हम दूसरी जनजाति के बारे में बात करेंगे। कोल के बाद हम पारधी जनजाति के बारे में बात करेंगे। और ये पारधी जनजाति जो होती है वो बहेलिया श्रेणी की जनजाति होती है, जो पक्षी को पकड़ने वाली जनजाति है। ठीक है, पक्षी पकड़ने वाली जनजाति को बहेलिया जनजाति कहते हैं। ठीक है, पारधी जनजाति, पक्षी पकड़ने वाली जनजाति है, ठीक है ना, पारधी जनजाति। तो इसको बहेलिया श्रेणी की जनजाति कहा जाता है। बहेलिया का मतलब होता है पक्षी पकड़ने वाले, तो बहेलिया श्रेणी की जनजाति यही है। दूसरी बात, पारधी जनजाति बहेलिया श्रेणी की जनजाति है ना। और इसकी कितनी शाखाएं हैं? 8 शाखाएं हैं। हमें वो 8 शाखाएं याद नहीं करनी है, ना ही उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि उन हर 8 शाखाओं के पीछे पारधी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? पारधी। तो बस याद रखना है कि इसकी कितनी शाखाएं हैं? 8 शाखाएं होती है। 8 ब्रांचेस में ये बटी हुई जनजाति है। कौन सी? तो पारधी जनजाति। ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? पारधी जनजाति, बहेलिया श्रेणी वाले पक्षी पकड़ने वाली जनजाति, तो आपको ये मिल जाएगी रायसेन में। ठीक है, कहाँ देखने को मिल जाएगी? रायसेन में, भोपाल में। ठीक है, रायसेन, भोपाल। ठीक है, रायसेन भोपाल वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको ये पारधी जनजाति देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा सीहोर में भी ये भोपाल, सीहोर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। कौन सी जनजाति? पारधी जनजाति। ठीक, इसके बाद फिर जो जनजाति है उसका नाम है माड़िया जनजाति। ठीक है, माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति, अगर हम माड़िया जनजाति की बात करें तो माड़िया जनजाति जो है वो कहाँ देखने को मिलेगी? मुख्य रूप से आपको माड़िया जनजाति का जो क्षेत्र है वो जबलपुर है। कहाँ है? जबलपुर। ठीक है, माड़िया जनजाति कहाँ देखने को मिलेगी? जबलपुर में देखने को मिलेगी। माड़िया जनजाति जबलपुर में देखने को मिलेगी। और ये माड़िया जनजाति में स्पेशल जो होता है क्या? तो घोटुल प्रथा इसमें प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी प्रथा? घोटुल प्रथा। याद करो, वो घोटुल प्रथा जिसमें लड़का लड़की दोनों शादी से पहले मिलते हैं, जिस युवा गृह में, उसको घोटुल प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोटुल प्रथा। तो ये घोटुल प्रथा इस
जनजाति में भी प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति में? तो माड़िया जनजाति में। फिर आते हैं पनिका जनजाति। कौन सी जनजाति? पनिका। अगर मैं पनिका जनजाति की बात करूं तो पनिका जनजाति जो है इसको कबीरपंथी जनजाति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीरपंथी जनजाति। ठीक है, ये कबीरपंथी है। ठीक है, कबीरों के जो कबीर है वो कबीर के उपदेश पे चलने वाली जनजाति है ये, जिसका नाम क्या है? पनिका जनजाति। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ मिलेगा आपको? तो सीधी है ये जनजाति। पनिका जनजाति कहाँ मिल जाएगी आपको? सीधी और शहडोल वाले क्षेत्र में मिल जाएगी। सीधी शहडोल वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। सीधी शहडोल वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति मिलेगी? तो उसका नाम क्या है? पनिका जनजाति। ठीक है, पनिका जनजाति। हलवा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हलवा जनजाति जो है वो मुख्यतः छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़। लेकिन ये मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में मिलेगी? तो बालाघाट में ये मिल जाएगी कुछ कम मात्रा में। ठीक है, कौन सी जनजाति? हलवा जनजाति। तो हलवा जनजाति कहाँ मिलेगी? बालाघाट में। मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगी? बालाघाट में। वैसे मुख्यतः कहाँ की है ये हलवा जनजाति? तो ये छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। इसके अलावा हम सिख संप्रदाय से प्रभावित जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी जनजाति के बारे में? सिख संप्रदाय से प्रभावित जनजाति का नाम बताइए। तो सिख संप्रदाय से प्रभावित जनजाति जिसका नाम है बंजारा। क्या नाम है उस जनजाति? बंजारा। ठीक है, तो बंजारा जो है सिखों से प्रभावित, ये जो है सिख के तरह अपने बाल वगैरह रखते हैं, सिखों के जैसे साफा वगैरह पगड़ी वगैरह बांधते हैं, है ना। तो इस जनजाति को हम क्या कहते हैं? बंजारा जनजाति। इन्होंने कंघी का आविष्कार किया है। तो कंघी का आविष्कार करने वाली जनजाति का नाम बताओ। तो कंघी का आविष्कार करने वाली जनजाति कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? बंजारा जनजाति। कौन सी है? बंजारा जनजाति। ठीक है, निवास स्थान की बात करें तो निवास स्थान इनका कौन सा है? निमाड़ क्षेत्र है। कौन सा? निमाड़ क्षेत्र। ठीक है, निमाड़ क्षेत्र में कहां पर मिलेगी? तो आपका खरगोन है। ठीक है, खरगोन, खंडवा, है ना, ये वाले क्षेत्र में आपको बंजारा जनजाति देखने को मिल जाएगी। खरगोन, खंडवा वाले क्षेत्र में आपको बंजारा जनजाति देखने को मिल जाएगी। तो ये थी कुछ प्रमुख जनजातियां जो मध्य प्रदेश से संबंधित थी। अब हम मध्य प्रदेश से संबंधित जो जनजातियों से संबंधित जो कुछ अन्य तथ्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अन्य तथ्यों के बारे में देखते हैं जो जनजातियों से संबंधित है। अन्य तथ्यों में देखें तो जनजातीय संग्रहालय। ठीक है, क्या है? जनजातीय संग्रहालय। अन्य तथ्य, जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय कहां पर है? ठीक है, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न, आदिवासी संग्रहालय कहां है? आदिवासी संग्रहालय कहां है मध्य प्रदेश में? इसके अलावा जनजाति कल्याण विभाग कहां पर है? जनजाति कल्याण विभाग। जनजाति कल्याण विभाग कहां पर है और इसकी स्थापना कब हुई है ना। हरिजन एवं आदिवासी कल्याण विभाग, क्या प्रश्न है? हरिजन एवं आदिवासी कल्याण विभाग कहां पर है और कब इसकी स्थापना हुई है? चलिए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। जनजातीय संग्रहालय, जो जनजातीय संग्रहालय है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है भाई? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। फिर आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? तो आदिवासी संग्रहालय जिसका नाम चेंज हो चुका है और इसका नाम अब चेंज हो गया और क्या हो गया है? बादल भाई संग्रहालय हो गया। क्या हो गया है? बादल भाई संग्रहालय। तो आदिवासी संग्रहालय का नाम क्या हो गया? बादल भाई संग्रहालय। इंपॉर्टेंट है, बादल भाई संग्रहालय। और ये बादल भाई संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये छिंदवाड़ा में है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में कहाँ पर? पातालकोट में। छिंदवाड़ा पातालकोट में आपको बादल भाई संग्रहालय देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या था पुराना? तो आदिवासी संग्रहालय था। क्या नाम था?
आदिवासी संग्रहालय था। इसके बाद हम जनजाति कल्याण विभाग को देखें तो जनजाति कल्याण विभाग जो 1964 में बना, कब बना? 1964 में। जनजाति कल्याण विभाग कब बना? 1964 में। और है कहाँ पर? तो ये भोपाल में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में। तो जनजातीय कल्याण विभाग आपको भोपाल में मिलेगा। और कब बना है? तो 1964 में बनाया गया है। इसको कब बनाया गया है? 1964 में। फिर हरिजन एवं कल्याण विभाग, हरिजन एवं आदिवासी कल्याण विभाग, हरिजन एवं आदिवासी कल्याण विभाग की बात करूं तो ये आपको 1965 में बना। ठीक है, 1964 के बाद ये कब बना? 1965 में। तो आदिवासी कल्याण विभाग कब बना? 1965 में। और ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है। ये भी कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक, तो ये कुछ अन्य तत्व थे जनजाति से संबंधित। अभी कुछ और भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। फिर हम देखें तो इंदिरा आदिवासी विश्वविद्यालय, क्या नाम है? इंदिरा आदिवासी विश्वविद्यालय। इंदिरा आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है ना? दूसरा प्रश्न है आदिवासी शोध संस्थान कहां पर है? 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 इसके बाद देखें तो आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहां पर प्रस्तावित है? ठीक है, अभी बनानी है, प्रस्तावित है। आदिवासी मेडिकल कॉलेज, आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहां पर प्रस्तावित है? तो इन प्रश्नों का आंसर होगा आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहां पर प्रस्तावित है? तो खंडवा में प्रस्तावित है। कहां पर प्रस्तावित है? खंडवा में प्रस्तावित है। इसके बाद आदिवासी शोध संस्थान कहां पर है? प्रश्न क्या है? आदिवासी शोध संस्थान कहां पर है? तो आदिवासी शोध संस्थान आपको कहां मिलेगा देखने को? भोपाल में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? भोपाल में। फिर आता है आदिवासी या इंदिरा आदिवासी विश्वविद्यालय। इंदिरा आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये अनूपपुर में है। अनूपपुर में कहां पर? अमरकंटक में। ठीक, अनूपपुर अमरकंटक। ठीक, अमरकंटक अनूपपुर में देखने को मिलेगा, अनूपपुर जिले में। ठीक है, नर्मदा के उद्गम स्थल वाली जगह पे। तो अनूपपुर में कौन सा है? इंदिरा आदिवासी विश्वविद्यालय है ना, इंदिरा आदिवासी विश्वविद्यालय। तो आदिवासी शोध संस्थान भोपाल में है। आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ प्रस्तावित? खंडवा में। इंदिरा आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में देखने को मिलेगा। अच्छा, एक जनजाति जो छूट गई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, है ना। तो एक जनजाति जो छूट चुकी है कुछ मुख्य जनजातियों में, उसका नाम है उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो उरांव जनजाति जो है मुख्यतः यह आपको कहाँ देखने को मिलेगी? छत्तीसगढ़ में, परंतु ये मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्से में रहती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में देखने को मिलेगी, जैसे कि सीधी में मिल जाएगी और आपको ये शहडोल में मिल जाएगी। ठीक है, सीधी शहडोल वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। कौन सी जनजाति? तो उरांव जनजाति। इसके नृत्य जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नृत्य जो है उसका नाम है सरहुल। ठीक है, ये प्रश्न आएगा कि सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा होता है? तो सरहुल नृत्य जो है कौन सी जनजाति करती है? उरांव जनजाति करती है। कौन सी जनजाति? उरांव। कहां पर रहती है? सीधी और शहडोल में, मध्य प्रदेश में, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ की जनजाति। कहां की जनजाति है? छत्तीसगढ़ की जनजाति है। ठीक है, चल अब अन्य तथ्यों में चलते हैं, और अन्य तथ्यों में और भी कुछ बातें हैं, उनको देख लेते हैं। अन्य तथ्यों में अगर हम देखें तो जनजाति संबंधित व्यक्ति, ठीक है, जनजाति से संबंधित व्यक्ति, जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को अगर देखें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है भीमा नायक। क्या नाम है? भीमा नायक। भीमा नायक। ठीक है, एक व्यक्ति है टांट्या भील।
टांटिया भील। उसके बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम है रजवा शाह। रजवा शाह। एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, चैन शाह। चैन शाह। एक व्यक्ति है जिन्हें ये कुछ बातें थी, इनको ही देख लेते हैं पहले। जनजाति संबंधित व्यक्ति हुआ तो भीमा नायक। अगर मैं भीमा नायक की बात करूं, किसकी बात करूं, भीमा नायक की, तो भीमा नायक जो है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति से संबंधित व्यक्ति है। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और मध्य प्रदेश से भीमा नायक ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से लड़े थे भीमा नायक, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं ये कौन, भीमा नायक। कहां से बिलोंग करते हैं भीमा नायक, तो ये पश्चिमी निमाड़ से बिलोंग करते हैं, और पश्चिमी निमाड़ बोले तो खरगोन से, ठीक है, खरगोन से। तो खरगोन से कौन है, भीमा नायक थे। टांटिया भील की बात करूं तो ये भीलों के रॉबिन हुड इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भीलों के रॉबिन हुड, इन्हीं को कहा जाता है। और रॉबिन हुड की उपाधि किसने दी थी, तो अंग्रेजों ने दी थी, ठीक है ना। तो भीलों के रॉबिन हुड, भीलों के रॉबिन हुड किसको कहते हैं हम, भीलों के रॉबिन हुड जो है टांटिया भील को कहा जाता है, भीलों के रॉबिन हुड। और इनका जो निवास स्थान था वो कहां पर था, खंडवा जिले में था। कौन से जिले में था, खंडवा जिले में था, ठीक है। रजवा शाह और चैन शाह, तो रजवा शाह और चैन शाह जो है ये दो व्यक्ति कहाँ के थे, तो ये अगर मैं इनकी बात करूं तो ये प्रतापगढ़ और सोनपुर के रहने वाले, ठीक है। प्रतापगढ़, रजवा शाह प्रतापगढ़ से थे और चैन सिंह जो थे वो कहां से थे, सोनपुर से थे, सोनपुर रियासत से थे, ठीक है। रजवा शाह कहां से थे, प्रतापगढ़ रियासत से, और चैन साहब जो थे वहां से थे, सोनपुर रियासत थे। इन दोनों को अंग्रेजों ने जहर देके मार दिया था। किसने, अंग्रेजों ने। क्यों मार दिया था जहर देके, तो इन्होंने अप्पा शाह, ठीक है, अप्पा शाह को शरण दी थी। किसको शरण दी थी इन्होंने, अप्पा शाह को शरण दी थी। तो अप्पा शाह को जब शरण दी तो अंग्रेजों को पता चला कि इन्होंने अप्पा शाह को शरण दी, तो फिर अप्पा शाह वहां से भाग निकले और फिर इनको पकड़ा गया, रजवा शाह और चैन शाह को, और रजवा शाह और चैन शाह को जहर देके अंग्रेजों के द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया गया। अब हम जंगल सत्याग्रह से संबंधित कुछ व्यक्तियों को बात करेंगे। जो मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुआ था। याद होगा आपको, घोड़ा डोंगरी बैतूल में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। तो जंगल सत्याग्रह, कुछ जनजातियां जो थी वो जंगल सत्याग्रह से भी संबंधित थी, ठीक है। ये जनजातीय विद्रोह है जंगल सत्याग्रह। तो ये कहां पर हुआ था, घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुआ था, ठीक है ना। तो घोड़ा डोंगरी बैतूल से एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था गज्जन सिंह कोरकू। क्या नाम था, गज्जन सिंह कोरकू। गज्जन सिंह कोरकू, ये गज्जन सिंह कोरकू जंगल सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति हैं। और कहां से रहने वाले थे, तो ये रहने वाले कहां के थे, बैतूल के थे। और बैतूल में जगह का नाम क्या है, घोड़ा डोंगरी, ठीक है। क्या नाम है, घोड़ा डोंगरी, ठीक है। बैतूल घोड़ा डोंगरी के रहने वाले गज्जन सिंह कोरकू, जिन्होंने जंगल सत्याग्रह में क्या किया था, लीडरशिप करी थी या नेतृत्व किया था जंगल सत्याग्रह का। उसके बाद एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है रामू और मकड़ू। दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, रामू और एक क्या नाम है, मकड़ू। तो रामू और मकड़ू ये भी बैतूल से ही संबंधित है, बैतूल घोड़ा डोंगरी के ही थे। इन्होंने भी जंगल सत्याग्रह, और रामू और मकड़ू ने भी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कहां से, तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में किस जिले से, तो बैतूल जिले से, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट की बात करें तो एक गोंड भी था, एक गोंड जनजाति का व्यक्ति था जिसका नाम था विष्णु गोंड। क्या नाम था, विष्णु गोंड, ठीक है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था विष्णु गोंड। और ये विष्णु गोंड जो था ये भी बैतूल से था। ये भी कहां से था, बैतूल घोड़ा डोंगरी से था, ठीक है ना। ये जंगल सत्याग्रह से संबंधित कुछ व्यक्ति थे। अच्छा, एक व्यक्ति और था जिसका नाम था रामाधान गोंड। रामाधान गोंड ये जनजातीय व्यक्ति है। तो जनजातीय व्यक्ति में रामाधान गोंड ये भी
कहाँ से था, तो बैतूल, ये जो जनजाति व्यक्ति था रामाधान गोंड, ये बैतूल घोड़ा डोंगरी से नहीं था, ये दुर्ग से था। ठीक है ना, कहाँ से था, दुर्ग था। दुर्ग बोले तो छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़ वाले जिले से था। ठीक है ना, रामाधान गोंड कहाँ से था जंगल सत्याग्रह में, तो छत्तीसगढ़ से था, दुर्ग से। और विष्णु गोंड बैतूल से था। रामू और मकड़ू भी बैतूल से थे। गज्जन सिंह कोरकू भी कहां से थे, तो बैतूल घोड़ा डोंगरी से थे, और इन्होंने जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और ये जंगल सत्याग्रह में शामिल हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन में कौन व्यक्ति शामिल हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था ठाकुर राम। क्या नाम था इसका, इनका नाम था ठाकुर राम। तो ठाकुर राम जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। ठीक, आगे एक व्यक्ति और है जो जिनको बोलते हैं गुंडाधुर। ठीक है, क्या कहते हैं, गुंडाधुर, है ना, गुंडाधुर, इनको कहते हैं गुंडाधुर। और ये छत्तीसगढ़ से थे, मध्य प्रदेश से नहीं थे, ये कहां से थे, छत्तीसगढ़ से थे। ठीक है, गुंडाधुर कहां से थे, छत्तीसगढ़ से। इन्होंने भी अंग्रेजों से विद्रोह किया था, गुंडाधुर ने, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, तो मध्य प्रदेश। ठीक है ना, सर्वाधिक जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला। सबसे ज्यादा जनजाति किस राज्य में है भारत के, तो सबसे ज्यादा जनजाति आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी, एमपी में देखने को मिलेगी। ठीक है ना, अगर जनसंख्या की बात करें, एमपी में कितनी जनसंख्या है जनजातियों की, तो हमने पढ़ी थी 1,53,00,000। कितनी है, 1,53,00,000 जनसंख्या जो है जनजातियों की है ना। अगर जिलों में देखें, मध्य प्रदेश के जिलों में, किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या है, तो उसका नाम आएगा धार, और एक का नाम क्या है, बड़वानी। तो पहले स्थान पर कौन है, धार है। ठीक है, धार के बाद बड़वानी है। अगर वही पूछ ले कि प्रतिशत में, ठीक है, ये जनसंख्या था, अब ये जनसंख्या प्रतिशत था, ये क्या था, जनसंख्या प्रतिशत। अगर वो जनसंख्या प्रतिशत पूछ लेता है तो जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत, है ना, प्रतिशत में कहां पर सबसे ज्यादा, कौन से जिले में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, किसका, जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत, किसका, जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत। तो क्या आंसर आएगा, अलीराजपुर आएगा। क्या आएगा, अलीराजपुर। ठीक है, तो अलीराजपुर में आपको सबसे ज्यादा जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत देखने को मिलेगी। कहां पर, अलीराजपुर में। ठीक है, इसके बाद सबसे कम जनजाति कहां मिलेगी, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सबसे कम जनजाति, ठीक है ना, सबसे कम जनजाति, तो सबसे कम जनजाति कहां पर मिलेगी, तो भिंड में मिलेगी। ठीक है ना, सबसे कम कहां पे है, किस जिले में है, तो भिंड जिले में। सबसे कम जनजाति कहां पर है, भिंड में है। सबसे ज्यादा कहां पर है, तो धार और बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ में। धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, है ना। लेकिन अगर जनसंख्या प्रतिशत पूछ ले कि सबसे ज्यादा, सर्वाधिक प्रतिशत जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है, तो अलीराजपुर में, और इसके बाद झाबुआ में। किसमें, अलीराजपुर में, और उसके बाद में किसमें, झाबुआ में। ठीक है, तो ये था जनजातियों से संबंधित एक वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हम और भी वीडियो और अच्छा सा कंटेंट आपके लिए लेकर आए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।